हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, जैसा कि हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में ऑल ओवर इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ्री क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसी कड़ी में आज जो है हम आरपीएससी लाइब्रेरियन के हिसाब से जो है यूनिट 2 हमारी कंटिन्यू स्टार्ट हो रही है। और वहीं अगर हम नेट सेट की बात करें तो उसका यूनिट 1 कंटिन्यू कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो है ज्ञान के विकास में विभिन्न प्रकार के विषयों की। ज्ञान के विकास में किस किस प्रकार के विषय हैं। तो साथियों, सबसे पहले इसकी हेडिंग मैंने आपको बता दी है। ज्ञान के विकास में विभिन्न प्रकार के विषय यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कर लेना, ये एस की जगह क्या कर लेना, सब्जेक्ट, है ना। अब बात करते हैं साथियों, ज्ञान जगत अनेक विषयों का सामूहिक स्वरूप है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ज्ञान किस तरीके से जो है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज किस तरीके से जो है सब्जेक्ट से बनता है, वो सब्जेक्ट किस तरीके से यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से जो है हम रिसर्च वगैरह के माध्यम से जो भी गहन अध्ययन वगैरह करके और जो है विषयों का निर्माण करते हैं। इनके सामूहिक सूचक पद को, यानी जो ज्ञान जगत के विषय है होते हैं, उनके जो सामूहिक समूह के रूप में जो होते हैं, उसको हम विषय जगत यानी यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट की संज्ञा जो है एस.आर. रंगनाथन ने दी है ना। एस.आर. रंगनाथन ने इसको यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट की संज्ञा जो है दी है। किसको दी है? तो ज्ञान जगत के द्वारा जो अनेक विषयों का जो समूह तैयार किया जाता है, अलग अलग जो समूह तैयार किया जाता है, उसको जो है विषय जगत की संज्ञा एस.आर. रंगनाथन जी ने दी है। आगे बात करें तो ये जो ज्ञान जगत के विषय हैं वो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। तो एस.आर. रंगनाथन के हिसाब से इनको 10 कैटेगरी में जो है बांटा गया है। वो 10 कैटेगरी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं ज्ञान मीमांसा अथवा ज्ञान शास्त्र, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। तो ये जो एपिस्टेमोलॉजी है साथियों, यह दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है। एपिस्टेमोलॉजी किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है। इसका संबंध ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान के सिद्धांत, ज्ञान के साधन, ज्ञान की सीमा तथा विस्तार एवं ज्ञान की प्रामाणिकता से है। तो यह डेफिनेशन इसकी किसकी है? ज्ञान मीमांसा अथवा ज्ञान शास्त्र की, जिसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, है ना। आगे देखो, ज्ञान मीमांसा अथवा ज्ञान शास्त्र के संबंध में प्रमुख मौलिक चिंतक डेस्क्रेट्स का कथन था कि ज्ञान शास्त्र ज्ञान के संबंध में संरचना है। तो ज्ञान शास्त्र को ज्ञान के संबंध में संरचना है, यह किसने कहा है? डेस्क्रेट्स ने कहा है। डेस्क्रेट्स ने क्या कहा है ज्ञान शास्त्र के लिए? कि ज्ञान शास्त्र ज्ञान के संबंध में एक संरचना है। ज्ञान शास्त्र को क्या बताया? ज्ञान के संबंध में एक संरचना। और ये किसने कहा? डेस्क्रेट्स ने, है ना। आगे बात करें, एक नोट दिया है, चिंतन एक कॉग्निटिव प्रक्रिया है। तो चिंतन क्या है साथियों? कॉग्निटिव प्रक्रिया, कॉग्निटिव प्रोसेस, है ना। तो ये डेफिनेशन ऐसे कैसे याद रखनी है? चिंतन क्या है? कॉग्निटिव प्रक्रिया, है ना। ये हमारे को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चिंतन क्या है? तो कॉग्निटिव प्रक्रिया है। आगे बात करें लॉजिक की, यानी तर्क संगत क्या है? तो तर्क संगत क्या है साथियों? ज्ञान की उत्पत्ति जिस तर्क से होती है वही क्या है? तर्क संगत, है ना। ज्ञान की उत्पत्ति जिस तर्क से, जिस लॉजिक से होती है, वही जो है तर्क संगत ज्ञान कहलाता है। आगे देखो, वुडवर्थ ने तर्क को मानसिक अनुसंधान कहा है। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। किसने? वुडवर्थ ने क्या कहा है? तर्क को मानसिक रूप से जो हम रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वह जो है तर्क संगत कहलाता है। आगे देखो, जॉन डेवी ने तर्क की प्रक्रिया के 5 पद बताए कि तर्क किस तरह से प्रोसेस होता है हमारे माइंड में। तो सबसे पहले क्या होता है? किसी भी समस्या की हम जानकारी प्राप्त करते हैं, समस्या की जानकारी। उसके बाद में उस समस्या को हल करने हेतु तथ्यों को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं कि इस समस्या का समाधान हम किन किन तथ्यों के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? परिकल्पना का निर्माण करते हैं। उसके बाद में उसको जो परिकल्पना हम तैयार करते हैं उसका क्या करते हैं? हम मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने के बाद में जो है उसकी सत्यापन की
जो है वेरिफिकेशन जो है हमें करते हैं। अब बात करते हैं तर्क। तर्क मुख्यतः दो प्रकार का होता है साथियों। तर्क कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से तर्क सिर्फ दो ही प्रकार का होता है। पहला तर्क है डिडक्टिव लॉजिक, जिसको हम कहते हैं निगमनात्मक तर्क, और दूसरा होता है इंडक्टिव लॉजिक यानी आगमनात्मक तर्क। तो जो रिसर्च का पार्ट होगा उसमें हम इनकी डीपली स्टडी करेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत इन दोनों की डेफिनेशन जो है अभी देख लेते हैं। बाकी इसके बारे में हम डीपली स्टडी रिसर्च वाले जो टॉपिक होगा उसमें हम इसको अच्छी तरह से जो है समझेंगे, है ना साथियों। तो सबसे पहले निगमनात्मक तर्क, है ना। निगमनात्मक तर्क क्या होता है? अनुभव के आधार पर व्यक्ति अपने निजी अनुमान या विधि के आधार पर किसी सिद्धांत का निरूपण करता है, उसको हम निगमनात्मक तर्क कहते हैं। यानी एक्सपीरियंस के आधार पर कोई व्यक्ति अपने खुद के अनुमान या ऐसा कोई मेथड तैयार करता है ना, किसी सिद्धांत मेथड के आधार पर, यानी अपने अनुमानों या मेथड के आधार पर कोई भी जो है सिद्धांत, कोई भी थ्योरी वह डेवलप करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निगमनात्मक तर्क कहते हैं। इसके बाद में आगमनात्मक तर्क यानी तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर जो है इसमें सर्वप्रथम समस्या की जानकारी, तत्पश्चात उसका निरीक्षण, उसके बाद में उसका प्रयोग और उसका सामान्यीकरण किया जाता है, जिसे हम आगमनात्मक तर्क कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं दर्शन शास्त्र, तो फिलोसॉफी, है ना। फिलोसॉफी क्या होती है साथियों? फिलोसॉफी इसके अंतर्गत किसी भी चिंतन और अस्तित्व का तर्कसंगत अन्वेषण करके सत्यता की और सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। यानी चिंतन भी आ गया इसमें, और अस्तित्व का तर्कसंगत अन्वेषण करके सत्यता की और सिद्धांतों का जो है निरूपण किया जाता है। ये किस में किया जाता है? फिलोसॉफी के अंदर, है ना, दर्शन शास्त्र में। और दर्शन शास्त्र को जो है प्लेटो के अनुसार फिलोसॉफी बेगन इन वंडर, यानी फिलोसॉफी की प्रारंभ कहाँ से होता है? जब भी व्यक्ति कोई आश्चर्य होता है, आश्चर्य से क्या होता है? प्लेटो के अनुसार आश्चर्य से जो है दर्शन शास्त्र का निर्माण होता है। वहीं हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार दर्शन शास्त्र पूर्ण व्यवस्थित ज्ञान है, यानी कि फिलोसॉफी क्या है? तो फिलोसॉफी जो है पूर्ण व्यवस्थित ज्ञान है। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी क्या है साथियों? मनोविज्ञान का ज्ञान से प्रत्येक संबंध होता है ना। साइकोलॉजी तो आप सब जानते हो, है ना। साइकोलॉजी का तो आपने अलग से जो है अपने सब्जेक्ट में जो है पूरी साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन अभी ये ध्यान रखो कि साइकोलॉजी का संबंध जो है प्रत्येक संबंध जो है ज्ञान से ही होता है, साइकोलॉजी का। अब देखते हैं ज्ञान, शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है ना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या उसको जानना। ज्ञान को प्राप्त करना या ज्ञान को जानना ही क्या है? शिक्षा। आगे बात करें रिलीजन, तो धर्मशास्त्र क्या है? तो जी गेलावे के अनुसार धर्म वह है जिसमें अपनी बुद्धि से परे किसी शक्ति के प्रति मानव भावना और श्रद्धा के द्वारा अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है, और उस स्थिरता को वह सेवा, उपासना और प्रार्थना से अभिव्यक्त करता है। यही क्या कहलाता है? धर्म, है ना। आगे बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी क्या है साथियों? तो सामाजिक संबंधों का जो अध्ययन होता है वही हमारा क्या होता है? समाज शास्त्र। यानी जिसमें सामाजिक संबंध, सामाजिक रिलेशन की जो हम अध्ययन करते हैं वही समाज शास्त्र होता है। भाषा विज्ञान, भाषाओं का जो विज्ञान होता है वही भाषा विज्ञान होता है। और हम साइंस की बात करें तो भारत में उपनिषद काल से ही यथार्थ ज्ञान के अर्थ में विज्ञान शब्द का प्रचलन था। भारत में उपनिषद काल से, है ना, यथार्थ ज्ञान के अर्थ में विज्ञान शब्द का प्रचलन था, किंतु यूरोप में सर्वप्रथम 1840 में वह वाले ने उद्योग विज्ञान में लगे हुए व्यक्तियों के लिए साइंटिस्ट शब्द यानी वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो वह वेल, है ना, वह वाले ने नहीं, वह वेल है यहाँ पे, क्या है? वह वेल ने। तो यूरोप में सबसे पहले जो है विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? वह वेल ने किया था। इसका नाम है वह वेल, है ना। और भारत में
अगर देखा जाए तो उपनिषद काल से ही जो है विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रचलन में था। आगे बात करें साथियों पुस्तकालय विज्ञान। पुस्तकालय विज्ञान के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। लाइब्रेरी साइंस क्या है ना। लाइब्रेरी के संबंध में जो हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वही पुस्तकालय विज्ञान कहलाता है। आगे बात करें साथियों परंपरागत रूप से ज्ञान विभाजन के 3 प्रमुख अनुशासन को उत्पत्ति एवं विकास के निम्न क्रम में रखा जा सकता है। यानी कि ज्ञान का जो विभाजन है उसको परंपरागत रूप से 3 प्रमुख रूप से जो है विभाजन किया जा सकता है। ये 3 रूप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखो, पहला अनुशासन है विज्ञान। कौन सा है? विज्ञान। दूसरा है मानविकी ह्यूमैनिटी। तीसरा है सोशल साइंस, यानी साइंस, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस। तो साइंस के अंदर क्या किस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे साथियों? इसकी विषय वस्तु क्या होगी? तो भौतिक पर्यावरण का जो अध्ययन करते हैं हम, किसी भी फिजिक्स जो है भौतिक पर्यावरण, भौतिक जो है फिजिक्स एनवायरनमेंट का, है ना, फिजिकल जो एनवायरनमेंट का हम अध्ययन करते हैं भौतिक पर्यावरण का, तो वह विज्ञान के अंतर्गत आता है। और इसके शोध की विधि है प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल रूप से जो है हम साइंस में तभी तो जो है लेबोरेटरी का यूज किया जाता है, क्योंकि साइंस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही आधारित होता है। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटी की। ह्यूमैनिटी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं साथियों? तो मानवता में, मानविकी में, यानी व्यक्ति के भीतरी व्यक्तित्व का अध्ययन जो है ह्यूमैनिटी में किया जाता है। यानी व्यक्ति के जो अंदर के व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका अध्ययन ही मानविकी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत इसकी शोध की विधि है विमर्शक तथा चिंतनशील ही जो है मानविकी की शोध मेथड होता है। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान जो है उसमें समाज तथा उसकी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और इसकी शोध की विधि होती है सर्वे के द्वारा, है ना। सर्वे मेथड जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें साथियों तो नोट, संपूर्ण ज्ञान एक है, यह किसने कहा था? तो ये रंगनाथन ने कहा था। रंगनाथन ने इसको कहाँ से जो है लिया था? तो वेदों से जो है लिया है ना। किसको? संपूर्ण ज्ञान क्या है? एक है। संपूर्ण ज्ञान अलग अलग नहीं है, संपूर्ण ज्ञान एक ही है। यह तथ्य रंगनाथन ने वेदों से लिया है। अब बात करते हैं साथियों पुस्तकालय वर्गीकरण, उसकी परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य एवं क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय के प्रकार। तो इसमें क्या है? 3 प्रकार के मेन है। डेटा होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है और एक नॉलेज होती है। क्या होता है? एक डेटा होता है, डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनती है, नॉलेज से विजडम बनती है। लेकिन फिलहाल हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? नॉलेज की। किसकी बात करेंगे? ज्ञान की। तो ज्ञान की बात करते हैं साथियों। तो ज्ञान जो है 2 प्रकार का होता है, एक आइसोलेट होता है और एक सब्जेक्ट होता है। एक क्या होता है? आइसोलेटेड होता है और एक होता है सब्जेक्ट। तो आइसोलेट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक आइसोलेट और एक होता है कॉमन आइसोलेट, है ना। तो ये आपको ऐसे कैसे जो है टेबल बनानी है, टेबल से उतारना है। सबसे पहले ये करना है, नॉलेज कितने प्रकार की होती है? ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक आइसोलेटेड होता है, एक है सब्जेक्ट्स होता है। आइसोलेटेड 2 प्रकार का होता है, स्पेसिफिक होता है और दूसरा कॉमन होता है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। किसकी बात करेंगे? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट जो है 3 प्रकार के होते हैं साथियों। सब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है बेसिक सब्जेक्ट, दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जो कि हमने पहले पार्ट में इसको अच्छे से रीड आउट किया था। तो उसी तरह से बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, मेन बेसिक सब्जेक्ट और नॉन जो है मेन बेसिक सब्जेक्ट। ठीक उसी तरीके से अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की बात करें तो 3 प्रकार से हैं, इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा सब्जेक्ट और इंट्रा एरे, इंट्रा फैसेट और इंट्रा एरे। तो इंट्रा फैसेट ये तीनों जो है, तीनों के जो है 6 प्रकार और होते हैं प्रत्येक के, इन तीनों के, है ना, तीनों के 6 प्रकार होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। ठीक इसी तरीके से मेन सब्जेक्ट के प्रकार और नॉन मेन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मेन बेसिक सब्जेक्ट हम देखते हैं। तो इसके अंदर एक तो ट्रेडिशनल, है ना, ट्रेडिशनल के अलावा जो है न्यूली इमर्ज जो चीज़ें होती है वह आती है, फोकस्ड फ्यूज्ड होता है
और डिस्टिल्ड जो आसवन होता है। इसके अलावा नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट में जो है कैनोनिकल क्लासेज आती है। इसके अलावा सिस्टम बेसिक सब्जेक्ट आते हैं, एनवायरमेंटल बेसिक सब्जेक्ट आते हैं और स्पेशियल एनवायरमेंटल जो है बेसिक सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी तरीके से इंट्राफेसेट में हमने पहले देखा था, इंट्राफेसेट, इंटर सब्जेक्ट और इंट्रा एरे के प्रकार पहले पार्ट में हमने अच्छे से जो है देखा था। इसके अलावा भी हम प्रैक्टिकल में और अच्छे से देखेंगे। तो इसका जो है सामान्य, जिसको हम जनरल कहते हैं, बाइस हो गया, कंपेरिजन हो गया, डिफरेंस हो गया और टूल्स हो गया और इन्फ्लुएंस हो गया। तो ये 6 प्रकार इसके होते हैं। आगे बात करते हैं साथियों, तो अरस्तु द्वारा सर्वप्रथम वर्गीकरण का जो है व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया गया था। इस कारण उन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो हम बात करें, अगर आपके डायरेक्ट एग्जाम में इसे पूछा जाता है कि वर्गीकरण का फादर ऑफ वर्गीकरण किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। मॉडर्न आधुनिक पिता, वर्गीकरण का आधुनिक पिता किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो है वर्ड्स का ध्यान देना है। वर्गीकरण का आधुनिक पिता की अगर बात होती है तो मेलविल डेविस का आंसर होगा। अगर नॉर्मल पूछा जाता है वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और आधुनिक वर्गीकरण का पिता मेलविल डेवी को कहते हैं। वहीं अगर बात करें भारत में वर्गीकरण का पिता, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को जो है भारत में वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आगे बात करें साथियों, तो हेनरी ई ब्लिस ने वर्गीकरण के 3 चरण बताए हैं। पहला चरण है टू क्लास, दूसरा है टू क्लासीफाई और तीसरा है टू क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में हम इनको अच्छे से रीड आउट करेंगे। आगे बात करें साथियों वर्गीकरण की परिभाषाएं, तो सबसे पहली परिभाषा W.H. फिलिप्स के अनुसार है ना। तो W.H. फिलिप्स ने क्या परिभाषा दी है वर्गीकरण की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्गीकरण की परिभाषाएं। आपको ऐसे कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज इसके हैं। W.H. फिलिप्स के अनुसार हम किसी वस्तु को अपनी धारणा अथवा विचार के अनुसार किसी समूह में रखते हैं अथवा पृथक करते हैं। पृथक करने या समूह में रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। वहीं अगर W.C.B. शेयर्स के अनुसार बात करें, तो वर्गीकरण हमारे प्रत्यक्षीकरण और तर्क शक्ति का अभ्यास है, जिसके आधार पर हम वस्तुओं को किसी सदस्य के अनुसार एक क्रम में रखते हैं और भिन्नता के अनुसार उन्हें जो है दूसरे अलग वर्ग में रखते हैं। आगे बात करें वर्गीकरण के प्रकार, तो वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वर्गीकरण और कृत्रिम वर्गीकरण। और वहीं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्गीकरण के प्रकार 2 ही होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम वर्गीकरण। बात करें वर्गीकरण की विधियों की, तो वर्गीकरण की 3 विधियाँ होती हैं, तार्किक वर्गीकरण, दार्शनिक वर्गीकरण और वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो ये क्वेश्चन आपको जो है याद रखना है। वर्गीकरण के प्रकार 2 होते हैं, वर्गीकरण की विधियाँ 3 होती है। प्रकार कौन कौन से, प्राकृतिक और कृत्रिम, और वर्गीकरण की विधियाँ तार्किक, दार्शनिक और वैज्ञानिक वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषाएं, हेनरी ई ब्लिस के अनुसार ग्रंथों का वर्गीकरण ज्ञान का संगठन है। यह विभिन्न उपयोगों एवं संभावित आवश्यकताओं के लिए ग्रंथों को एकत्रित और पुनः एकत्रित करने का कार्य है। तो हेनरी ई ब्लिस का मतलब है पुनः एकत्रीकरण और पुनः एकत्रित करने का कार्य ही क्या होता है, पुस्तकालय वर्गीकरण होता है। आगे बात करें J.S. मिल्स के अनुसार, तो जो है ग्रंथ वर्गीकरण साहित्य में खोज के लिए समय बचाने की यांत्रिक क्रिया है, जो है इसका सर्वाधिक उत्तम उपाय भी है, किसका, ग्रंथालय वर्गीकरण का। आगे बात करें साथियों, तो W.S. मेरियल के अनुसार ग्रंथों को उचित स्थान पर व्यवस्थित करने की कला ही क्या होती है, ग्रंथालय वर्गीकरण होती है। आगे बात करें विषय निर्माण की विधियां, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, लेकिन उसमें कुछ जो है स्टार्टिंग के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है वो छूट गया था, तो उसको हम इसमें देखेंगे। तो जब जो है विषय निर्माण की विधियों की 1950 में एस.आर. रंगनाथन ने विषय निर्माण की विधियाँ 4 जो विषय निर्माण की विधियाँ दी थी, तो उनका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो उनका प्रारंभ देखेंगे आज हम। तो नवंबर 1947 में FID के तात्कालिक महासचिव कौन थे, डोंकर ड्यूइस, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने जो है छोटे हुए पार्ट को इसमें लेके आया हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वर्तमान में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो ध्यान रखना है किसने आमंत्रित किया था, सबसे पहले तो एस.आर. रंगनाथन को डोंकर ड्यूइस ने, है ना, जो किसके FID के तात्कालिक उस समय के महासचिव थे। नवंबर 1947 की ये बात है।
तो एस आर रंगनाथन को अप्रोच टू क्लासिफिकेशन, ये तो की जगह क्या है, अप्रोच टू क्लासिफिकेशन, इसको टू कर लेना भाई। अप्रोच टू क्लासिफिकेशन विषय पर लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया था, किस पे, अप्रोच टू क्लासिफिकेशन पे। रंगनाथन ने आमंत्रण स्वीकार कर एक लेख लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन विषय पर लिखने हेतु ज्ञान जगत का गहराई से अध्ययन किया तथा ज्ञान की विशेषताओं, ज्ञान जगत की संरचना, विषय निर्माण की विधि आदि पर अपने विचार लेखबंद किए। किसमें किए थे, कौन सा आर्टिकल था जिसमें एस आर रंगनाथन ने ज्ञान के जो ज्ञान जगत, ज्ञान की विशेषताएं और ज्ञान की संरचना और विषय निर्माण की विधियों को जो है आर्टिकल लिखा था, तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो है ऐसे के ऐसे नाम याद में रखना है इस आर्टिकल का। और किसने आमंत्रित किया था, डोंकर ड्यूस ने इनको आमंत्रित किया था। वहीं हम बात करें साथियों, तो इस विषय पर बाद में, यानी एस आर रंगनाथन के बाद में के डी पुराणिक ने अध्ययन कर बताया कि विषय निर्माण की आनाच्छादन विधि 1900 तक, यानी सन 1900 तक, पटलीकरण विधि 1900 से लेकर 1920 तक और शिथिल समुच्चय विधि 1950 तक प्रमुख विधियां थी। यानी इस काल में पहली बात तो हमारा वर्गीकरण सूचीकरण जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रारंभ हुआ था, और जो विषय निर्माण की विधियां हैं, यानी के डी पुंडरिक ने बताया इनका अध्ययन करके कि ये विधियां उस समय तक जो है मेन प्रमुख रूप से जो है प्रचलित थी। तो इन्होंने आनाच्छादन विधि को बताया कि 1900 तक, यानी 1900 से पहले, है ना, और पटलीकरण विधि 1900 से लेकर 1920 तक, और शिथिल समुच्चय विधि 1950 तक एक मेन जो है मेथड विधि थी। किसने बताया है, के डी पुराणिक ने, है ना। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।